मानना है कि लड़कों को लड़कियों की तुलना से अधिक बुद्धिमान माना जाता है। भाई मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं। लड़कियां लड़कों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होती है। लड़के क्या होते हैं? लड़के क्या होते हैं दोस्तों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आप सबके YouTube चैनल ट्रेनिंग जंक्शन पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने एक सीरीज, एक ट्रेन शुरू करी थी कल। कौन सी ट्रेन थी? हमारी सीडीपी की ट्रेन थी, जिसमें हमारा जो पहला डब्बा था वो किस चीज का था बच्चों? कल हम लोग ने क्या पढ़ा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? तो कल हम लोग ने बच्चों स्टार्ट किया था अपना पहला टॉपिक सीडीपी का, जो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि एवं विकास। मैंने आपको वृद्धि और विकास से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो सारी आपको बता दी थी, और मुझे उम्मीद है आप लोग को चीजें समझ में आ गई थी। और जो चीजें आपको ना समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स तो है ही ना, दबा के लिखो, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों? और आज हम उसी सीरीज को अपने आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी कल की क्लास थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाननी थी आपके एग्जाम पर्पस से, जो कि आपके सीटेट के सीडीपी में आने वाली थी, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा था, लेकिन उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं भी पढ़ाई कर रहा था उस वक्त, तो मैंने भी जब बुक देखी तो उसका टॉपिक तो काफी लंबा था, लेकिन जरूरत नहीं है हमें उतना पढ़ने की। तो जो जो चीजें मैंने आपको छान कर दी, बस उन चीजों को आप अच्छे से पढ़िएगा, उससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला, ठीक है दोस्तों? तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम उसी ट्रेन को अपने अगले स्टेशन पे पहुंचाएंगे, ठीक है? यानी कि हमारा जो अगला टॉपिक होगा आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। आज का जो हमारा अगला टॉपिक होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो होगा हमारा, आपके स्क्रीन पर आ गया, क्या है भाई साहब? क्या कर रहे हैं आप? देख लीजिए इनको, ठीक है? आपके सामने भी लिखा है, क्या है टॉपिक? बुद्धि। जो कि ये लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? कुछ सोच रहे हैं, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं कि आज मुझे कौन कौन सी शैतानियां करनी है, क्या क्या मुझे काम करने हैं, कौन कौन सी चीजें मुझे तोड़नी फोड़नी है। तो क्या कर रहे हैं? ये अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे अपना दूसरा टॉपिक, जो कि होगा हमारा बुद्धि। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। आप जब बच्चों कोई भी काम करते हो अपने डेली लाइफ में, दैनिक दिनचर्या के अपने जो भी काम होते हैं आपके, सभी काम करते हो, आप चलते हो, खाते हो, पीते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, कहीं आते जाते हो, हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है? बुद्धि का प्रयोग होता है। बिना बुद्धि के आप क्या है? लोग कहेंगे पागल है। जिसके पास बुद्धि नहीं होती उसको लोग क्या कहते हैं? पागल कहते हैं। और जिसके पास ज्यादा बुद्धि होती मेरे प्यारे दोस्तों, लोग उसको भी पागल कहते हैं, ठीक है? तो आज के टॉपिक में हम बुद्धि को निचोड़ेंगे, बुद्धि का कच्चा चिट्ठा देखेंगे कि बुद्धि के अंदर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या हमारे एग्जाम पर्पस से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों? तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि होगा बुद्धि। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध को खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में क्या होती है बच्चों? सहायक होती है, ठीक है? तो टर्म बाय टर्म समझिएगा। मानसिक शक्ति है, यानी कि आपकी मानसिक शक्ति है दोस्तों, मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध को खोजने और तर्कपूर्ण ज्ञान में, ठीक है? अब एक बच्चे का हम उदाहरण लेते हैं। वो क्या करता है? छोटा सा बच्चा, मान लीजिए आप 3 से 4 साल का बच्चा है। हम उसी उदाहरण से इस पूरे जो भी लाइनें हैं इनको हम समझते हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो क्या करता है? अगर उसे कोई चीज चाहिए, आप छोटे बच्चे से इन द सेंस आप लगाइए 3 से 4 साल का बच्चा, अगर उसे एक बैट चाहिए बाई चांस, मान लीजिए, ठीक है? उसको बैट बॉल चाहिए खेलने के लिए, उसके पास नहीं है, ठीक है? तो वो क्या करेगा? बुद्धि लगाएगा, वो सोचेगा मैं ऐसी कौन कौन सी चीजें करूं जिससे कि बैट और बॉल मेरे पास आ जाए, है ना? तो उसके लिए वो क्या करेगा? वो अपने माता के पास जाएगा, अपने पिता के पास जाएगा। माता के पास जाकर क्या कहेगा? मम्मी मुझे बैट चाहिए, मुझे बैट दिला दीजिए। तो माता क्या कहेगी? पढ़ाई नहीं करनी है, बैठ चाहिए तुमको, जो पढ़ाई करो, ठीक है? अब बच्चा क्या हुआ? वहां से निराश हो गया, वहां से बैट बॉल नहीं मिला। अब गया वो अपने पिता के पास, पापा मुझे बैट बॉल चाहिए, मुझे खेलना है। तो पापा क्या कहेंगे? बेटा पढ़ाई करो, जिसको देखो वही कह रहा है पढ़ाई करो, ठीक है? अब 4-5 साल का बच्चा क्या पढ़ेगा, ठीक है? तो उसके दिमाग में वो भी आया।
अब माता ने मना कर दिया, पिता ने भी मना कर दिया, अब वो क्या करेगा बच्चा, अपना दिमाग लगाएगा कि मैं ऐसी कौन सी चीजें करूं। दिमाग इन द सेंस कि उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो सोचेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो रोएगा, वो जिद करेगा। किससे करेगा, अपने परिवार के लोगों से, कि नहीं नहीं मुझे बैट दिलाओ, बैट दिलाओ, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं मैं क्या कहते हैं पढ़ाई नहीं करूंगा, कुछ भी है, ठीक है। ऐसी वो क्या करेगा, जिद करेगा। तो वही यहां पर लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों, वस्तुओं तथा तथ्यों को समझने, यानी कि उसको बैट चाहिए तो उसको ये समझना कि हाँ कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे क्या हो, मुझे बैट और बॉल की प्राप्ति हो। क्या हो मेरे प्यारे दोस्तों, प्राप्ति हो, ठीक है। आपसी संबंध को खोजने और तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है, ठीक है। अब अपना आप उदाहरण लीजिए, ठीक। जैसा कि आप अगर कोई काम करते हैं, आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या आप सिर्फ मेरी वीडियो को देख रहे हैं, नहीं, आपकी जो सेंसेस है, आपकी जो इंद्रियां हैं, वो सब है काम कर रही हैं। आपकी इंद्रियां यानी कि आपकी आंखें वो वीडियो को देख रही हैं, ठीक है। आपकी इंद्रियां यानी कि कान, आपके कान सुन रहे हैं ना। आपके सारे सेंस क्या हो रहे हैं, एक तरह से आपस में संबंधित हैं, सब संबंध के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं। और उसको संचालित कौन कर रहा है, संचालित कर रहा है आपका ब्रेन, आपकी बुद्धि, आपका दिमाग। यहां से वो सारी चीजें, आपके सारे सेंसेस जो हैं वो काम कर रहे हैं, यहां से सब कुछ रेगुलेट हो रहा है, तब तो आप काम कर पा रहे हो, नहीं तो कैसे काम करोगे, ठीक है। तो वस्तुओं तथा तथ्यों को समझने तथा उनमें आपसी संबंध को खोजने और तर्कपूर्ण ज्ञान करने के लिए, ठीक है। तर्क करने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत। जैसे कि आप तर्क कर सकते हो कि क्या मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो सही है या गलत है, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, बुद्धि की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और यह भावना और अंतः प्रज्ञा, इतने कठिन कठिन वर्ड हैं, हिंदी के टर्म से ज्यादा आप इन सब चीजों को इंग्लिश के टर्म में देखिएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कि जब हम सीटेट का पेपर देते हैं तो सीटेट वाले मुझे लगता है कि कभी कभार सोकर पेपर लिखते हैं, सोकर पेपर बनाते हैं, कई बार चीजें वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। हिंदी का क्या होता है, अर्थ अलग होता है, इंग्लिश का अर्थ का अनर्थ वो कर देते हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा, जो हिंदी वाले जो मेरे दोस्त हैं वो इंग्लिश में भी चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बुद्धि ही मनुष्य की नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायक होती है। यानी कि जो मनुष्य की वर्तमान स्थिति है, ठीक है, आप किसी परिवेश में रह रहे हैं, ठीक, आपने परिवेश में रहे, आपके परिवेश में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत ढेर सारे आवरण होगा जिसमें कई प्रकार के लोग होते हैं। तो आप उनके साथ क्या करते हो, घुलते मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो, है ना। तो वातावरण में किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को ठीक से समझने, ठीक है, और उस वातावरण में खुद को अडॉप्ट करने, उस वातावरण को खुद में अडॉप्ट करने के लिए, उस वातावरण के साथ संतुलन बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो होती है बुद्धि की आवश्यकता, ठीक है। अडॉप्ट होने में सहायक होती है। बुद्धि की सूचना का प्रसंस्करण की योग्यता के तहत भी समझा जा सकता है। सूचना का प्रसंस्करण से अर्थ होता है सूचना का डिस्ट्रीब्यूशन, या सूचना को अग्रेषित करना, या सूचना को पहुंचाना, या सूचना को पाना, ठीक है। जब आप एक दूसरे पर, आप दूसरे से अपनी बात कहते हो तो अपनी बातों के जरिए क्या कर रहे हो, आप सूचना का आदान प्रदान कर रहे हो ना। जब आप बाय चांस आप मुझसे बात करें आकर, तो आप मुझसे कुछ प्रश्न करेंगे और मैं उस प्रश्न का क्या करूंगा बच्चों, उत्तर दूंगा, है ना। तो ये सूचना का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो उस माध्यम से भी बुद्धि का क्या होता है दोस्तों, प्रयोग होता है ना। इंटेलिजेंस हैज बीन डिफाइंड इन मैनी वेज, द कैपेसिटी for abstraction, logic, understanding, self-awareness, learning, emotional knowledge, reasoning, planning, creativity, critical thinking and problem solving। किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए, उसका निदान पाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, जैसे हमारे मनोवैज्ञानिक होते हैं, आलोचनात्मक चिंतन जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन कि किसी भी वस्तु का क्या पॉजिटिव है और क्या उसका निगेटिव है, इसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। ज्यादातर हमारे जो फिलोसोफर होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, या जो हमारे राजनीतिज्ञ होते हैं बड़े बड़े, जिन्होंने बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी हैं, वो क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। आपने पढ़ा होगा ना कि इनका आलोचनात्मक कथन, है ना, तो उसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग हो गया।
लर्निंग, लर्निंग में तो बुद्धि की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है किसी भी चीज को सीखने के लिए। अगर आपके पास बुद्धि नहीं होगी तो आप किसी भी नई चीज को कैसे सीखोगे? बुद्धि की आवश्यकता होगी वहां पे, है ना। इमोशनल नॉलेज, यानी कि आपका भावात्मक इमोशंस जो आपके अंदर से आते हैं। आप किसी भी बाई चांस आप एक एग्जांपल लीजिए कि आप कोई फिल्म देख रहे हो, ठीक है, फिल्म देख रहे हो तो फिल्म में कभी कभार क्या हुआ, एक एक्शन सीन आता है, ठीक है, सलमान खान की फिल्म आप ले लीजिए, एक एक्शन सीन आया, मार धाड़ सब कुछ हो रहा है, तो आपके अंदर क्या आएगा, अरे मारो और मारो, विलन को क्या करो और मारो, ठीक है। तो ये जो चीज है क्या हुआ, भावात्मक, आपके अंदर से भाव आया ना कि हाँ इसने गंदा कार्य किया है, ठीक है। तो आपने उस चीज को एनालाइज कहां से किया कि उस विलन ने गंदा काम किया है, कहां से एनालाइज किया, बुद्धि का आपने प्रयोग किया ना। तो बुद्धि की सहायता से आप एनालाइज करोगे चीजों को और उसे भावात्मक रूप से आप क्या करोगे, बाहर निकालोगे, है ना। अपने माता पिता का आप सम्मान करते हो, ठीक है। अगर कोई आपसे अच्छे से बात करेगा, कोई आपको अच्छे से ट्रीट करेगा तो आप क्या करोगे, उसके साथ अच्छे से बर्ताव करोगे, है ना। और कोई बाई चांस आपके साथ अगर बुरा बर्ताव करता है, आपको डांटता है या फिर कुछ भी आपको अपशब्द कहता है, तो क्या आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे? नहीं। तो ये चीजें क्या होती है, बुद्धि की सहायता से क्या होती है दोस्तों, ये सब बुद्धि की सहायता से ही चीजें बाहर आती हैं, ठीक है। और लॉजिक, लॉजिक तर्क, किसी भी चीज के लिए आप छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, तर्क सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब तक तर्क नहीं होता है तब तक सब कुछ क्या होता है, कुतर्क हो जाता है। आप किसी चीज का तर्क करोगे तब तो आप उसके बारे में सही गलत का अनुमान लगाओगे ना। जब तर्क ही नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या चीज सही है तो क्या चीज गलत है, तो आपको नहीं पता चलेगा। तो क्या है, बुद्धि में तर्क होता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, समझ के लिए तो ऑब्वियसली बुद्धि की आवश्यकता होती है, ठीक है। समझ, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं को जानने के लिए कि हमें स्वयं को जानने के लिए, स्वयं की जागरूकता के लिए, ठीक है। आप जिस समाज में रह रहे हो उस समाज में रहकर आप विभिन्न क्रियाएं कर रहे हो, स्वयं के बारे में जान रहे हो कि हमें आगे चलकर क्या करना है, ठीक है, अपने प्रति आप जागरूक हैं, तो उस चीज के लिए भी तो बुद्धि की आवश्यकता होगी ना। तो ये हो गया सेल्फ अवेयरनेस, हो गया लर्निंग जो मैंने आपको बता दिया। इमोशनल नॉलेज यानी कि भावात्मक ज्ञान के लिए रीजनिंग, प्लानिंग, ठीक है, रीजनिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, किसी भी चीज को प्लान करते हैं आप। बाई चांस आपको कहीं घूमने जाना है या आपको कोई कार्य करना है तो आप उसकी प्लानिंग करोगे ना पहले कि हाँ अगर मुझे कल घूमने जाना है तो मैं क्या करूंगा, आज अपना सामान पैक करूंगा, सारी चीजें एक तरह से एडजस्ट करूंगा, फिर मैं जाऊंगा, गाड़ी बुक करूंगा, ये खाने पीने के सामान लूंगा, उसके बाद ही तो आप करोगे ना। तो उसके लिए भी क्या होता है मेरे दोस्तों, बुद्धि की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई जो कि बुद्धि के लिए आवश्यक होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो गया, है ना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए, एक मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो मेरे दोस्तों चलती रहती हैं, ठीक है। अभी भी आपके दिमाग में, आप पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ने के साथ आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, अरे यार थोड़ी देर वीडियो को मैं पॉज करता हूं, और पॉज करने के बाद क्या करता हूं, चलो मैं थोड़ा सा रील देख लेता हूं, थोड़ा सा यूट्यूब पे अपडेट देख लेता हूं, या फिर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच आ रहा है, चलो ठीक है सर की वीडियो एक बार क्या करते हैं, पॉज करते हैं और स्कोर कार्ड चेक करते हैं तो फिर देखते हैं, है ना। तो ऐसा होता है। तो बहुत सारी चीजों की खिचड़ी जो होती है वो हमारे दिमाग में क्या होती है बच्चों, मिक्स होती है, ठीक है। तो ये देखिए उसी का ही एक प्रारूप है। इसमें हम कुछ फैक्ट होते हैं वो हम देख लेते हैं, क्या है, बुद्धि सामान्यतः सोचने समझने, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं, देखिए बुद्धि सामान्यतः सोचने समझने सीखने और निर्णय की शक्ति के रूप में देखा समझा जा सकता है। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने के लिए, आप कुछ भी समझने के लिए, या फिर कोई नई चीज को सीखने के लिए, ठीक है, या फिर निर्णय लेने के लिए, किसी चीज का डिसीजन लेने के लिए भी तो बुद्धि की आवश्यकता होती है ना। हाँ, बुद्धि के विषय में सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक ने चिंतन किया था। ये क्वेश्चन दोस्तों सीटेट 2021 में पूछा गया था कि सर्वप्रथम किन दार्शनिकों ने बुद्धि के विषय में चिंतन करना प्रारंभ किया था, जिसमें था यूरोपियन, भारतीय, पश्चिम के, और ऐसे 2-3 ऑप्शन और थे जो कि मुझे ध्यान नहीं है। तो आपका जो सही ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो होगा भारतीय दार्शनिक। इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, कभी कभार क्या होता है ऐसे फैक्ट में पूछ लेता है, ठीक है। ये हो गया। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार मनुष्य के अंतःकरण के 3 अंग हैं,
ठीक है, कौन कौन से अंग है भाई? मन हो गया पहला, मन हो गया, बुद्धि हो गया और अहंकार हो गया। ठीक है, अहंकार तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आजकल तो छोटे से छोटा चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, अहंकार सबके अंदर होता है। ठीक है, आप किसी को एक थप्पड़ मार लीजिए लेकिन कोई बात मत बोलिए, उसको बहुत बुरी लगती है अंदर से। ठीक है, अहंकार, बुद्धि और मन। ठीक, इसमें मन वाह इंद्रियों और बुद्धि के बीच में संयोजक का कार्य करता है। ठीक, इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करना मन के द्वारा बुद्धि तक पहुंचाता है। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान मन के द्वारा बुद्धि तक पहुंचता है। बुद्धि इसमें काट छांट करके अहम से जोड़ती है और अंत में इसे सूक्ष्म शरीर तक पहुंचा देती है, जहां तक चीज जहां वह संचित हो जाती है। ठीक, जब कभी प्राणी विशेष को इस ज्ञान की आवश्यकता होती है तो उसकी बुद्धि उस संचित ज्ञान को सूक्ष्म शरीर से मन तक पहुंचा देती है और मन प्राणी के तदनुकूल क्रियाशील कर देती है। तो ये जो 2 पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका क्या अर्थ है तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल लीजिए, जैसा कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, पढ़ा रहा हूं आपको, तो आप सब पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें आप अपने दिमाग में लिख रहे हैं और कुछ चीजें हो सकता है क्या कर रहे हो, आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो, है ना? मुझे तो ऐसा लगता है, और लिखिएगा भी। हाँ, आप लिख रहे होंगे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, सूचनाओं का क्या कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं, उन्हें कलेक्ट कर रहे हैं ना, उन्हें कलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने दिमाग में उसको कलेक्ट कर रहे हैं और आप अपनी कॉपी में जो जो दिमाग में आपने कलेक्ट किया है वो तो आपके दिमाग में रहेगा, और जो कॉपी में आपने लिखा है, जो कलेक्ट किया है ज्ञान, वो क्या होगा, कॉपी में संचय होगा और उसे आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। रिवाइज करके क्या करेंगे, आप उसे अपनी बुद्धि में लाएंगे, है ना? उन चीजों को याद करेंगे, जो मैं फैक्ट आपको बता रहा हूं उन्हें क्या करेंगे, आप याद करेंगे। तो याद करके क्या होगा, जब आपका सीटेट का एग्जाम होगा, जब आप अपने ऑनलाइन एग्जाम दे रहे होंगे सीटेट का, कंप्यूटर के सामने बैठेंगे और बुद्धि से रिलेटेड जो भी प्रश्न आता है आपके सामने सीडीपी में, तो आप क्या करेंगे, हाँ हमारे सर ने हमको ये बताया था, हाँ ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा बी, तो आप खटाक से उसको लगा दोगे ना, आंसर आप दे दोगे। तो क्या होता है, यही होता है कि बुद्धि जो होती है वो सूचनाओं को क्या करती है, काट छाट करती है। मैं जितना बता रहा हूं एज इट इज आपके दिमाग में तो आ नहीं रहा होगा, चीजें आपके दिमाग में फैक्चुअल, जो चीजें जरूरी होंगी वो सारी चीजें आपके दिमाग में क्या हो रही है, बैठ रही है। ठीक, तो उसमें काट छाट करती है और इसे शरीर तक पहुंचाती है। तो जो सूचनाएं आप ले रहे हैं, मन आपका क्या करता, आपका मस्तिष्क क्या करता है, उसमें काट छाट करके उसको संचित करता है अपने पास। ठीक है, एडिटिंग जिसको आप बोलते हैं ना, कि आजकल आप वीडियो को जैसे एडिट करते हो तो वैसे एडिटिंग होती है। ठीक है, एडिट करता है, उसके बाद क्या होता है, आवश्यकता होती है और उसके बाद बुद्धि उसे संचित करके सूक्ष्म ज्ञान में शरीर तक पहुंचा देती है। यानी कि जब आवश्यकता होती है, जब आप पेपर दे रहे होंगे, तो यही ज्ञान क्या होगा, आपके काम आएगा ना, यही ज्ञान क्या होगा, आपके काम आएगा, आप पेपर में सही चीजें कर पाओगे। तो यही इस पॉइंट का सार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, तो बुद्धि की हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, इंटेलिजेंस की कुछ विशेषताएं। ठीक है, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। कुछ हिंदी के और इंग्लिश के दोनों तरह के छात्र जो हैं वो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चीजों को। आप हिंदी वाले क्या करेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश में भी सीखने की कोशिश करेंगे, और इंग्लिश वाले क्या करेंगे, हिंदी में भी सीखना है उनको। कभी कभार क्या होता है, इंग्लिश में भी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, हाँ, तो पहला पॉइंट क्या है, बुद्धि जन्मजात शक्ति है और वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमारा विकास होता है वो क्या होता है, हेरिडिटी से, यानी कि हमारे आनुवंशिकी से क्या होता है बच्चों, प्रभावित होता है ना, वही चीज है। तो बाई चांस जैसे आपकी बुद्धि जैसे बाई चांस, ये आप मान लीजिए स्वयं है, ठीक है, और ये आपके पिताजी हैं, हाँ, तो हो सकता है कि जैसी बुद्धि इनके पास हो, इनके पास अच्छी बुद्धि हो, ये डॉक्टर हो, तो हो सकता है कि इनके अंदर जो भी जीन्स हैं वो आपके अंदर क्या होंगे, आएंगे, है ना, आएंगे, स्वाभाविक है, पिताजी के तो जीन्स आएंगे ना आपके अंदर। तो पिताजी की जो बुद्धि है, हो सकता है उसका कुछ अंश जो है वो आपके अंदर भी आए। तो पिताजी अगर अच्छी बुद्धि वाले होंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके अंदर भी पिताजी की बुद्धि हो। तभी तो कहते हैं ना, बेटा है अपने पापा को पढ़ा है, कुछ कहते हैं नहीं अपनी मम्मी को पढ़ा है। जैसे कभी कभार कटाक्ष होता है ना, कुछ लोग कहते हैं बुद्धि में तुम अपनी बिल्कुल मम्मी को पढ़े हो, और कुछ कहते हैं नहीं तुम गलत काम कर रहे हो, इसका मतलब तुम अपने पापा को पढ़े हो। तो क्यों कहते हैं ऐसा, होता है ऐसा कि वंशानुक्रम का उससे प्रभाव बुद्धि का पड़ता जरूर है। ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर।
तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है बुद्धि वंशानुक्रम व वातावरण से प्रभावित होती है। ठीक है, आप जैसे परिवेश में रहेंगे, जैसे वातावरण में आप रहोगे, आप अच्छे परिवेश में पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहोगे तो आपकी बुद्धि क्या करेगी, वैसे ही विकास करेगी ना। आप अगर पढ़े लिखे लोगों के साथ रहोगे तो पढ़े लिखे की तरह बर्ताव करोगे, और अगर आप बुरे लोगों की संगत में रहते हो, बुरे लोगों के परिवेश में रहते हो जहां पर क्या होता है, बुरे कार्य होते हैं, तो आपकी बुद्धि पर क्या होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। भले ही आप वैसा काम ना करिए, लेकिन आपकी बुद्धि जो है उससे क्या होगी, प्रभावित होगी। ठीक है, तो बुद्धि का जो प्रभाव होता है वो वातावरण से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। ठीक है, ये किशोरावस्था तक तो होता है दोस्तों, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब जागो तभी सवेरा। आपके अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है, ये तो एक फैक्ट है, लेकिन मृत्यु तक आप क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं। आपका कौन सी चीज सीखते हो कोई नहीं कह सकता है ना। तो बुद्धि का जो विकास होता है यहाँ किशोरावस्था तक तो होता है एनसीईआरटी के मुताबिक, लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं सीटेट के एग्जाम में तो आप यही लिखेंगे बुद्धि जो होती है वो क्या होती है, हमारी जन्म से लेकर किशोरावस्था तक क्या होती है, विकसित होती है। लेकिन एक फैक्ट आप समझने के लिए आप ये जान लीजिए कि जब तक आप जीवित हैं, आपके मृत्यु की जब तक आपकी मृत्यु, आपकी भगवान न करे कभी ऐसा हो, ठीक है, जिस व्यक्ति की जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है वो तब तक क्या करता है, चीजों को सीखता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। किसी भी समस्या को क्या करने के लिए, उसका समाधान प्राप्त करने के लिए, उसका निदान प्राप्त करने के लिए क्या होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, बुद्धि तर्क, चिंतन, कल्पना तथा स्मरण करने की योग्यता होती है। बुद्धि क्या होती है, तर्क, लॉजिक, ठीक है, चिंतन, सोचने के लिए हमें, कल्पना, हम कुछ भी अपने दिमाग में कल्पना करते हैं कि हाँ भाई मैं, मुझे चांद तक जाना है। ठीक है, तो चांद तक जाओगे, कैसे जाओगे, बुद्धि के माध्यम से तो अभी जा सकते हो ना। अभी तो ऐसा कुछ ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स अभी हम लोग के लेवल का तो ऐसा नहीं आया कि हम डायरेक्ट यहां से चांद तक जाएं। तो हम कल्पना करते हैं कि हम काश चांद तक ऐसा जा सकते हैं, चांद के पूरे आवरण पे हम घूमकर वापस आ जाते हैं, किसके माध्यम से, अपने बुद्धि के माध्यम से। ठीक है, और स्मरण करने के लिए, जैसा कि क्या करते हैं लोग, स्मरण करते हैं, रट्टा मारते हैं ना जो, उसके लिए भी तो बुद्धि चाहिए भाई, है ना। स्मरण करते हैं, किसी चीज को याद करते हैं, किसी चीज को सोचते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो स्मरण करने की योग्यता होती है। बुद्धि नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। आप एक उदाहरण लीजिए कि आप अभी क्या है कि आप उत्तर प्रदेश में बाई चांस मान लीजिए आप रहते हैं, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश से क्या हुआ, कल को आपके पापा की पोस्टिंग हो गई, ठीक है, बाई चांस आपके पिताजी किसी सरकारी विभाग में हो, कल को आपकी जो पिताजी की पोस्टिंग है वो कहां हो गई, नागालैंड में मान लीजिए हो गई। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश से आप नागालैंड जाओगे तो प्रभाव क्या होगा, चेंज होगा ना। जैसे लोग आपको यहां मिल रहे हैं जो आपकी भाषा को समझ रहे हैं, तो जरूरी है क्या कि नागालैंड में भी आपको ऐसे लोग मिले, नहीं मिलेंगे ना। तो क्या होता है, बुद्धि जो होती है वो विभिन्न परिस्थितियों में एक जगह से दूसरी जगह जब आदमी का स्थानांतरण होता है, या विभिन्न परिस्थितियों में बुद्धि क्या करती है, सामंजस्य बनाने का, अंडरस्टैंडिंग बनाने का कार्य करती है। कौन करती है, बुद्धि करती है। तो बुद्धि नवीन परिस्थितियों से, नई परिस्थितियों से सामंजस्य बनाने के लिए का गुण प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने। बुद्धि के प्रकार देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, बुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। बुद्धि, मूर्त बुद्धि, इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों व मशीन से होता है, जैसा कि कारीगर, इंजीनियर, मिस्त्री आदि होते हैं। तो जो मूर्त बुद्धि है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं मूर्त बुद्धि को। इसमें गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। बुद्धि का सामंजस्य यंत्रों व मशीन से। मूर्त बुद्धि ऐसा होता है कि जैसा कि आप सोच लीजिए कोई कारीगर होता है ना दोस्तों, कोई कारीगर है या फिर कोई इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है, तो वो क्या करता है, आप उसके समक्ष कोई भी आप चीज लेकर जाते हो, है ना। एक उदाहरण के तौर पर ले लो कि आप उसके समक्ष अपना एक प्रेस लेके जाते हो, तो वो क्या करता है, उसको देखता है, वो देखकर तुरंत खटपुट करता है और क्या करता है, उसको ठीक कर देता है ना। तो ये हो गया।
कारीगर होता है, कारीगर क्या करता है, जो आपके घर बनाता है वो क्या करता है, ईंटें उठाता है, सीमेंट लगाता है, दुनिया भर की चीजें वो करता है, आपका घर बना देता है। तो जो चीजें आपके समक्ष होती हैं, ठीक है, वो चीजें देखकर कोई भी कार्य को कर लेना मूर्त बुद्धि यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, आता है। ठीक है, इंजीनियर्स हो गए हमारे, जो इंजीनियर्स हमारे घर का जो डिजाइन जो बनाते हैं वो कहां से बनाते हैं, मन से तो बना नहीं देते, वो भी चीजों को देखते हैं ना, एनालाइज करते हैं नेट पर, कंप्यूटर पर, विभिन्न प्रकार की चीजें जैसी आपको चाहिए तो वो क्या करते हैं, वैसा डिजाइन आपको दे देते हैं, है ना। तो इसके लिए आपकी होगी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस हो गई। ठीक है, अमूर्त बुद्धि हो गई, इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। इस बुद्धि के बालक वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार आदि बनते हैं। ठीक है, अमूर्त बुद्धि मेरे दोस्तों यानी कि अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, क्या, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, इस प्रकार की बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वो ज्ञानी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, पढ़ाकू लेवल के होते हैं, जैसा कि आप सब हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है, पढ़ाकू होते हैं, बहुत दिमागदार होते हैं। तो वो कौन से लोग होते हैं, बालक, वकील। वकील क्या करता है, बोलता बहुत ज्यादा है, कानून को, उसको विभिन्न विषयों का बहुत ज्ञान होता है ना वकील को, विभिन्न प्रकार की धाराएं, कुछ भी आपने क्राइम किया हो तुरंत बता देगा किस धारा के अंतर्गत आपका ये क्राइम आता है ना, तो उस चीज के लिए। डॉक्टर हो गया, डॉक्टर जो होता है वो क्या होता है, हमारा अब्स्ट्रैक्ट लेवल, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का जो होता है वो एग्जाम्पल है। अगर डॉक्टर के पास ज्ञान नहीं होगा तो वो क्या करेगा, अच्छा आपका इलाज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, अच्छा आपका ऑपरेशन कर पाएगा, आपको ठीक कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इसमें वो हो गया दार्शनिक, यानी कि हमारे फिलोसफर हो गए। फिलोसफर क्या करते हैं, दूर की चीजों को सोचते हैं, पास्ट का एनालाइज करते हैं, और जो भूतकाल में जो चीजें हमारे इतिहास में हो चुकी हैं उन सब चीजों को एनालाइज करते हैं, है ना। तो बड़े बड़े दार्शनिक क्या करते हैं, अपनी किताबें लिखते हैं। तो ये हो गए इसमें दार्शनिक। चित्रकार क्या करता है, ये चित्रकार कुछ सोचता है, अपने मन की जो कल्पना होती है, ठीक है, इसके लिए भी आपको बुद्धि चाहिए ना, अब्स्ट्रैक्ट आपको इंटेलिजेंस चाहिए। आप कुछ सोचते हैं, जो चित्र, हम और आप जैसे लोग चित्रकार नहीं है, ठीक है, हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, चित्रकार अलग है। तो चित्रकार क्या करता है, अपनी मन के अंदर जो भी उसके भाव आती है, समझ लीजिए कि अगर उसके अंदर उल्लास आ रहा है या वेदना, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी अच्छा भाव आ रहा है, बुरा भाव, तो उसे क्या करता है, वो चित्र के माध्यम से, ठीक है, चित्र के माध्यम से क्या करता है, उसको अपने कैनवस पे प्रदर्शित करता है। तो दार्शनिक आ गया, साहित्यकार हो गया, साहित्यकार आगे हमारे उपन्यासकार जो हो गए वो किसके अंतर्गत आते हैं, अमूर्त बुद्धि यानी कि अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के अंतर्गत। तो कभी कभार दोस्तों सीटेट के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि चित्रकार किस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन दे देगा मूर्त बुद्धि या फिर अमूर्त बुद्धि, और या फिर दोनों में से कोई नहीं। हाँ दोस्तों, तो हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है, सामाजिक बुद्धि। सबसे ज्यादा क्वेश्चन में दोस्तों इसी से पूछे जाते हैं, क्योंकि दुनिया भर के जितने चालू है ना, चालू लोग होते हैं वो किसके अंदर का जाते हैं, सामाजिक, यानी कि मेरे जैसे लोग चालू बहुत होते हैं, आपको पता नहीं है, बहुत चालू। ठीक है, सामाजिक बुद्धि क्या होती है, यानी कि दोस्तों सोशल इंटेलिजेंस हमारी। ठीक है, सोशल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति कौन कौन होते हैं, देखिए आपको खुद ही पता चल जाएगा, पॉइंट आप पढ़ोगे तो। मंत्री, भैया इनसे बड़ा चालू कोई होता है, इनसे चालू कोई व्यक्ति होता है। जब चुनाव आता है तो क्या करेंगे, आपके सामने हाथ जोड़ के, भैया जी वोट दीजिएगा, आइएगा जरूर, ठीक है, मंत्री। और जहां ये चुनाव जीत गया उसके बाद, हाँ भैया आप कौन है, नमस्कार, बस इतना करके आप जाइए, है ना। तो ये होता है, मंत्री हो गए। व्यवसायी हो गए, ठीक है, व्यवसायी यानी कि जो बिजनेसमैन हो गए हमारे, ठीक है, जो बिजनेसमैन हो गए वो कौन होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, एक गुण होता है कि वो इंटरेक्ट लोगों से जल्दी कर पाते हैं और अच्छे तरीके से, हमसे और आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से वो इंटरेक्ट कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संभालते हैं, ठीक है, एक उद्योग संभालते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपके अंदर लोगों से बात करने की, ठीक है, लोगों तक अपने विचार को पहुंचाने की, उनको प्रभावित करने का क्या आना चाहिए, गुण आना चाहिए। तो व्यवसायी हो गए, ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता जो हो गए वो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, वो आ जाते हैं हमारे सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की बुद्धि हो गई, मूर्त हो गई, अमूर्त हो गई और सामाजिक बुद्धि। इंग्लिश वाले एक बार फिर से सुन लीजिए, मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। और अमूर्त जो हो गई वो हो गई हमारी अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और सामाजिक बुद्धि यानी कि हमारी कौन सी होगी दोस्तों, सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ,
तो ये क्या है भाई, बुद्धि के कारक। भाई बुद्धि इतना बड़ा टॉपिक है ना, इसको पढ़ाने से सच में बुद्धि मेरी तो खराब होगी, आपकी भी खराब हो जाएगी, है ना। तो फिर भी क्या करें, एग्जाम पर्पस से तो क्या है, हमें पढ़ना है ना, एग्जाम में आएगा तो हमें क्या करना है, बुद्धि को खराब करना ही है। चलिए करते हैं। बुद्धि के एक कारक तथा दो कारक, यूनिफैक्टर एंड टू फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो पहला कारक कौन सा है हमारा, यूनिफैक्टर। 1905 में इसका प्रतिपादन हुआ था दोस्तों। ये फैक्ट याद कर लीजिएगा, ये फैक्ट भी कभी कभार पूछ लेता है, सीटेट के एग्जाम में नहीं पूछता दोस्तों, ये पूछता है यूपी टेट के एग्जाम में। यूपी टेट के एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, ऐसे ही फैक्ट ज्यादा पूछता है, ठीक है। और सीटेट एग्जाम में हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा देखना चाहता है एग्जामिनर, लेकिन यूपी टेट में हमारा फैक्ट ज्यादा पूछता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है भाई, अल्फ्रेड बिने, इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। अल्फ्रेड बिने जो बुद्धि के लिए, इंटेलिजेंस के लिए इनका नाम बार बार आता है, एक तत्व सिद्धांत। इसके प्रतिपादक फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने हैं, ठीक है। टर्मन, अमेरिका तथा स्टर्न ने इसका समर्थन किया था। उन्होंने बुद्धि को एक अखंड और एक अभिभाज्य इकाई माना था। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताओं एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। यदि कोई व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में निपुण होता है तो वह अन्य क्षेत्र में भी निपुण रहेगा। विभिन्न परीक्षाओं द्वारा यह मत क्या हुआ दोस्तों, असत्य साबित हो गया, ठीक है। इसको समझते हैं ये है क्या। तो जो हमारे अल्फ्रेड बिने महोदय हैं, ये कहते हैं कि बाय चांस अगर एक व्यक्ति है वो किसी क्षेत्र में निपुण है, ठीक है। आप स्वयं को मान लीजिए, अगर आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, है ना, आप क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आप क्रिकेट में एकदम पारंगत है, डेली आप सेंचुरी पे सेंचुरी मारते हैं, ठीक है। विराट कोहली आपके सामने पानी है, ऐसा मान लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों इनका कहना है कि अगर आप विराट कोहली हैं तो आप साइना नेहवाल भी बन सकते हैं, है ना। साइना नेहवाल लेडीज हो गई, तो चलिए हम पुरुष का ले लेते हैं। आप जो मेरे फेवरेट क्या कहते हैं बैडमिंटन प्लेयर है, ली चुंग वेई, ठीक है, इंडोनेशिया के जो थे, मैं उनका नाम लेता हूं। तो अगर आप विराट कोहली हैं तो आप ली चुंग वेई भी होंगे। क्यों, इनका यही तो कहना है ना कि अगर आप एक क्षेत्र में निपुण है तो आप दूसरे क्षेत्र में भी स्वयं निपुण हो जाएंगे। तो ऐसा है क्या, नहीं दोस्तों, यही यहां पर लिखा गया है ना कि विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से यह चीज क्या हो गई, असत्य हो गई, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप एक अच्छे क्या कहते हैं नेता हैं तो आप एक अच्छे वक्ता भी होंगे। हमारे ज्यादातर नेता क्या करते हैं, भाषण देते हैं, लिखा हुआ भाषण देते हैं, ठीक है, टेलीप्रॉम्प्टर सामने रखा होता है। अब मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, राजनीति नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ते हैं चीजों को और आपके सामने क्या करते हैं, बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति अच्छा नेता हो तो अच्छा वक्ता हो, ठीक है। तो इसी सिद्धांत को क्या हुआ, गलत साबित किया। इनका समर्थन शुरुआत में किसने किया था, ये फ्रांस के थे। ये भी पूछ लेता है कभी कभार, अल्फ्रेड बिने जो थे वो किस राष्ट्र से संबंधित थे, तो ये थे फ्रांस से, ठीक है। और इनका समर्थन किसने किया, तो टर्मन महोदय ने किया जो अमेरिका थे, और जो स्टर्न महोदय थे इन्होंने इसका समर्थन किया। लेकिन क्या हुआ, ये जो फैक्ट था बाद में विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से या विभिन्न रिसर्चों के माध्यम से असत्य साबित हुआ, और जो कि सही भी है। आप एक क्षेत्र में निपुण हैं तो जरूरी नहीं कि आप हर क्षेत्र में निपुण होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, द्विकारक सिद्धांत क्या होता है भाई, टू फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, ब्रिटेन के स्पीयरमैन थे। दोस्तों ये जितने भी आपके प्रतिपादक हैं, जितने भी आपके इसमें राइटर आ रहे हैं, या फिर जितने भी फिलोसफर आ रहे हैं, या फिर जितने भी जिन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, इन्हें आप एज इट इज अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि किस सिद्धांत को किस प्रतिपादक ने प्रतिपादित किया। क्योंकि ये कभी कभार फैक्ट में पूछ लेता है, जनरली नहीं पूछता है, लेकिन हो सकता है कि आपके टर्म में पूछ ले, है ना। हमारे में तो नहीं पूछा गया था, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ ले, है ना। तो उसको लिख लीजिएगा आप लोग। इनके अनुसार बुद्धि की संरचना में दो कारक होते हैं, इसमें से एक कारक को सामान्य जनरल या फिर जी फैक्टर कहते हैं, तथा दूसरे को विशिष्ट या स्पेसिफिक यानी कि एस फैक्टर कहते हैं। तो कितने फैक्टर हो गए हमारे द्विकारक यानी कि टू फैक्टर थ्योरी के, पहला हो गया जी फैक्टर दोस्तों, और दूसरा हो गया एस फैक्टर, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं ये क्या है दोनों फैक्टर्स।
अब हम सबसे पहले जाएंगे अपने जी फैक्टर, यानी कि कौन सा है दोस्तों, क्या हो रहा है, हाँ जी फैक्टर कौन सा है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। वो है हमारा जनरल, यानी कि जी फैक्टर। तो हम जनरल फैक्टर को हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं, ये है क्या, सामान्य कारक यानी कि जनरल फैक्टर। सामान्य कारक, हाँ सामान्य कारण, या सॉरी यहां थोड़ा सा स्पेल मिस्टेक है दोस्तों, यहां पे कारक हो जाएगा, ठीक है। सामान्य कारक से उनका तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों में कार्य करने की उनकी सामान्य योग्यता होती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक प्रत्येक कार्य को कर सकता है, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है, ये बिने महोदय के जो सिद्धांत को थोड़ा सा सपोर्ट करता है। कैसे करता है, देखिए सामान्य कारक के दुनिया भर का चीज, ठीक है। हाँ, तो व्यक्ति जो होता है, सभी व्यक्तियों के अंतर्गत, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके अंतर्गत क्या होता है, कार्य करने की एक क्षमता होती है, वो जन्मजात होती है दोस्तों, ठीक है। आप अच्छे परिवेश में रहें चाहे बुरे परिवेश में रहें, खाना हम सभी खाते हैं, चलते हम सभी हैं, सभी नहाते हैं, सभी कपड़ा धोते हैं, दुनिया भर की जो हमारे दैनिक दिनचर्या के कार्य हैं वो कौन है, सब हम करते हैं, है ना। वो चाहे अच्छा व्यक्ति हो चाहे बुरा व्यक्ति हो, ठीक। तो यही वो सिद्धांत कह रहा है जी फैक्टर, कि सभी व्यक्ति क्या करते हैं, अपने कार्यों को करते हैं और उसी के साथ, उसी कार्य के साथ क्या करते हैं, कुछ अन्य कार्यों को भी कर लेते हैं। जैसा कि इसके अनुसार आप उदाहरण लीजिए कि अगर आप क्रिकेट खेल सकते हैं तो हो सकता है कि आप बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, पारंगत हो ना या ना हो वो बात की बात है, लेकिन खेल तो सकते हैं ना, थोड़ा बहुत बैडमिंटन आप लोग भी खेल सकते हैं, क्रिकेट भी जानते होंगे। तो यही ये सिद्धांत कहता है कि सभी व्यक्तियों में कार्य करने की एक सामान्य योग्यता होती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, कुछ सीमा तक अपने कार्य को, प्रत्येक कार्य को कर सकता है, ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात हमने। आगे देखते हैं क्या है जी फैक्टर की विशेषताएं क्या है। स्पीयरमैन ने जी कारक को मानसिक ऊर्जा कहा है, अर्थात सभी मानसिक कार्य के लिए जी कारक का अनिवार्य है, ठीक है। इसकी मात्रा अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है। जी फैक्टर क्या है दोस्तों, सभी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, एक्सेट्रा कोई भी व्यक्ति हो, सबके अंदर क्या होता है, जनरल इंटेलिजेंस सब व्यक्तियों के अंदर होती ही है। सभी व्यक्ति अपना कार्य करते हैं। अरे एक पागल व्यक्ति भी होता है, आप उसका उदाहरण लीजिए। पागल व्यक्ति क्या खाना नहीं खाता है क्या, खाता है ना। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति ऐसे सड़क पर बैठा हुआ, ठीक है, तो वो क्या खाना नहीं खाता है, बिल्कुल खाता है। जानवर होता है यार, जानवर भी खाना खाते हैं। तो ये जनरल इंटेलिजेंस है, ये दैनिक दिनचर्या जो अपनी पूरी करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, जी फैक्टर यानी कि जनरल इंटेलिजेंस हमारे लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, ठीक है। यही तो ये कारक कह रहा है। यह कारक व्यक्तियों में जन्मजात होता है, बिल्कुल सही बात है। जब आप पैदा होते हैं तो जैसे जैसे आपकी वृद्धि होती है, जैसे जैसे आपकी बॉडी का विकास होता है, आपका शारीरिक, मानसिक और नैतिक, भावात्मक आपका विकास होता है, वैसे वैसे क्या होता है, जो ये बुद्धि है यानी कि जनरल इंटेलिजेंस हमारी बढ़ती रहती है। यह व्यक्तियों में सदा एक सी रहती है, अर्थात इसका कभी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस को क्या करते हैं, आप इनहेंस नहीं कर सकते हो अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन, ठीक है। कि जनरल यानी कि जो सामान्य फैक्टर होता है, जी फैक्टर है, उसे आप क्या कर सकते हो, आप उसे बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं कर सकते हो, ना आप उसे घटा सकते हो ना आप उसे बढ़ा सकते हो। ये सिद्धांत कहता है। इस प्रशिक्षण का कोई प्रभाव, इस प्रशिक्षण सॉरी दो बार हो गया, प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह जीन द्वारा माता पिता से मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति में जी फैक्टर की मात्रा अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल सही है। मेरे अंदर हो सकता है कुछ चीजें जो जैसे जनरल मेरी इंटेलिजेंस थोड़ी सी कम होगी या ज्यादा होगी, कुछ भी हो सकता है, आपके अंदर हो सकता है कम ज्यादा हो, है ना। तो हर व्यक्ति में एक जैसा बिल्कुल नहीं रहती है, अलग अलग रहती है, ठीक है, परंतु निश्चित मात्रा होती है, ठीक। हाँ, अर्थात किसी की मानसिक क्षमता अधिक तो किसी से कम हो सकती है, ठीक है, किसी की ज्यादा है किसी की कम हो सकती है जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। या जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक वह सफल होता है। इसका स्थानांतरण भी हो सकता है, जैसा कि आपको बताया गया है कि बुद्धि जो है वो क्या होती है, जितना आपके अंदर होगी जनरल इंटेलिजेंस उतना ही आप सफल होंगे, ठीक।
और इसका स्थानांतरण भी हो सकता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर क्या होता है, सामान्य बुद्धि क्या होती है जब पैदा हो जाता है बच्चे, नहीं होता है। बुद्धि का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। कैसे होता है, जब एक माँ बाप होते हैं अपने बच्चे को क्या करते हैं, खाना पीना सिखाते हैं ना, कि लो बेटा तुम ये खाओ, ये पहनो, स्कूल जाओ, वो करो, उसको सिखाते हैं ना। अपनी बुद्धि का वो क्या कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं ना। जैसे कि मैं भी है, मैं क्या कर रहा हूं, अपनी बुद्धि का क्या कर रहा हूं, अपनी बुद्धि का क्या करूं, जो मेरे अंदर नॉलेज है वो क्या करूं, आपको प्रदान कर रहा हूं ना। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो यही तो क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ ना मेरे दोस्तों। यही चीज यहां पर बताई गई है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए पानी वानी पीते रहिएगा। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा पी लेता हूं पानी, प्यास लग गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी पीते रहिएगा, क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है। हाँ भैया, अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, विभिन्न, ये तो एस कारक, हाँ भाई ये आ गया हमारा, क्या हो गया, एस फैक्टर। ठीक है, एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, विशिष्ट कारक, जैसा कि आप नाम से ही सुन रहे हो कि विशिष्ट कारक, तो क्या होता है विशिष्ट कारक, विभिन्न एस कारकों यानी कि विशिष्ट कारकों का संबंध विभिन्न कुशल कार्यों से हो सकता है। मान लिया भाई, यह कारक विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न और अलग अलग मात्रा होती है। व्यक्ति में जिस विषय के लिए एस फैक्टर होता है उससे संबंधित कुशलता में वह विशेष सफलता प्राप्त करता है। जैसा कि गाना गाने के किसी के पास जी फैक्टर के साथ एस फैक्टर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। अब समझिए एस फैक्टर क्या होता है। एस फैक्टर यानी कि बच्चों विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, और ये जो बुद्धि होती है बच्चों, ये जन्मजात नहीं होती है, ये क्या होती है, जैसे जैसे आपके शारीरिक और आपका भावात्मक संवेगात्मक जैसा जैसा आपका विकास होगा, वैसा वैसा मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्या होगा, एस फैक्टर यानी कि आपकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस यानी कि दोस्तों आपकी विशिष्ट बुद्धि का क्या होगा, विकास होगा। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसा कि हम और आप सभी गाना गाते हैं, बहुत अच्छा नहीं गाते, फटे ढोल जैसा गाते हैं, ठीक है, लेकिन गाते हैं। हाँ, तो क्या हम लोग सिंगर बन सकते हैं दोस्तों? नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हमने उस क्षेत्र में विशेष स्किल नहीं प्राप्त किया है ना। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा गाते हो, कुछ लोग क्या करते हो, रियाज करते हो, कुछ लोग जाकर सीखते हो गाना, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, उनके लिए ये कार्य क्या होगा, विशिष्ट बुद्धि के तौर पे उनको आगे चल के सहायता प्रदान करेगा, जो कि हम आगे देखते हैं कि इसमें मेंशन है। हाँ, जिस विषय के लिए एस फैक्टर होता है उसमें संबंधित कुशलता में वह विशेष सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाना गाता है, मैंने आपको बताया, तो उसमें वो रियाज करेगा, उसमें वो और अच्छा प्रदर्शन करेगा, उस्तादों से सीखेगा, तो क्या होगा, उसके लिए कुशलता का जो मार्ग होगा वो क्या होगा, प्रशस्त होगा, आगे बढ़ेगा। तो गाना गाना उसका क्या होगा, गाना गाना उसका होगा जी फैक्टर होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति गाना गाता है तो जी फैक्टर हो गया, लेकिन वही व्यक्ति अगर गाने को सीखता है, रियाज करता है, अपने अंदर स्किल को डेवलप करता है, तो वही उसके लिए क्या होगा, एस फैक्टर का काम करेगा ना दोस्तों। यही तो यहां पर बताया गया है। तो कितने बुद्धि के कारक होते हैं, जी और एस फैक्टर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक और कारक है दोस्तों, उसके बाद बुद्धि के कारक हो जाते हैं समाप्त, एच कारक। ठीक है, एच कारक का स्थानांतरण एक विषय से दूसरे विषय में नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं कि जिसे गाना गाना आता हो उसे पेंटिंग भी अच्छी आती हो, बिल्कुल भाई, इसका स्पष्ट है उदाहरण, उसका स्पष्ट है कि किसी विशेष या कला को सीखने के लिए दोनों कारकों का होना आवश्यक है। ठीक है, जनरली आपके जी और एस फैक्टर जो होते हैं दोस्तों वही इंपॉर्टेंट है, एच फैक्टर आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एच फैक्टर कहता क्या है, बस इसको समझ लीजिए, ये कभी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, एच फैक्टर क्या कहता है कि हो सकता है कि अगर आशा भोसले जी का आप उदाहरण लीजिए, बहुत अच्छी सिंगर है, ठीक है, हाँ, भारत का एक रत्न कहिए उनको, ठीक, बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाती है, तो क्या आशा भोसले जी अच्छी पेंटर हो सकती है? नहीं हो सकती ना। या अच्छा वाद्य यंत्र बजा सकती है? नहीं बजा सकती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो विशेष कौशल प्राप्त किया है वो किस क्षेत्र में किया है मेरे दोस्तों, तो वो किया है उन्होंने गाने के क्षेत्र में ना। उन्होंने गाना सीखा, रियाज किया, सालों साल उसकी क्या की, तपस्या की, उसको सीखा उस्तादों से, तब तो जाकर आज वो इस लेवल पे पहुंची है। लेकिन उन्होंने क्या किया, न पेंटिंग सीखा, हो सकता है कि आती हो, लेकिन एक उदाहरण लेते हैं हम लोग,
पेंटिंग नहीं सीखा उन्होंने, वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हो सकती ना। तो यही एच फैक्टर कहता है कि जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को गाना गाना आता हो उसे पेंटिंग भी अच्छी आती हो। यही तो ये फैक्टर कहता है। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि किसी विशेष या कला को सीखने के लिए दोनों कारकों का होना आवश्यक है। जी फैक्टर क्या होता है आपके अंदर बच्चों? जन्मजात होता है। ठीक है ना, जन्मजात होता है आपके अंतर्गत जी फैक्टर। और एस फैक्टर क्या होता है मेरे दोस्तों? एस फैक्टर आप जैसा जैसा ग्रो करते हैं, जैसे जैसे आपका विकास होता है तो आपकी स्किल डेवलप होती है। ठीक है, तो इसके साथ आपके एस फैक्टर का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ, अब दोस्तों क्या करते हैं, बुद्धि को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। ठीक, तो हम पहला कारक देख लें, आनुवंशिकता और पर्यावरण। इसको हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि ये चीजें मैंने आपको पहले बता दी थी, अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी थी। पहला पॉइंट क्या कहता है हमारा? आनुवंशिकता और पर्यावरण। आनुवंशिकता ने भौतिक शरीर को कुछ अंतर्निहित क्षमताओं के साथ विकसित होने के लिए प्रदान किया है, जबकि पर्यावरण जीव की परिपक्वता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। 1940 में न्यूमैन ने निष्कर्ष निकाला कि आईक्यू में विभिन्नता आनुवंशिकता के द्वारा लगभग 68% और पर्यावरण द्वारा 32% निर्धारित की गई। इतना फैक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, चीज को आप इस तरह से समझिए कि आपकी जो बुद्धि होती है आनुवंशिकता, जो कि मैंने आपको बताया था ना कि जो आपके पूर्वजों होते हैं उनसे जो प्रभावित होती है बुद्धि। ठीक है, और आपका पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण जिसमें आप रहते हैं, तो उससे भी जो आपकी बुद्धि जो होती है वो प्रभावित होती है। दोस्तों इस पॉइंट में एक फैक्ट आया, मैं आपको बताता हूं, IQ। ठीक है, IQ क्या है? बहुत आपने सुना होगा कि IQ क्या होता है। ठीक है, लेकिन हम आगे डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि IQ क्या है। ठीक है, हम IQ को निकालना भी सीखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? अच्छा, ये पॉइंट 1 का ही पार्ट है। एक व्यक्ति के जीवन काल के दौरान IQ में बदलाव पर्यावरण के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आनुवंशिकता नहीं बदली जा सकती है। पोषण, स्वास्थ्य सुधार, एक प्रोत्साहन की स्थिति इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होगी। 2 से 4 वर्ष की आयु का बच्चा वातावरण महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि बच्चा सामान्य रूप से इस समय भाषा सीखता है और बेहतर स्कूल, चिकित्सा सुविधाओं, कम आर्थिक भेदभाव, मानसिक रूप से सक्षम जनसंख्या प्राप्त करने के लिए एक साधन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये इसी का एक पार्ट है कि जैसा पर्यावरण आप बच्चे को प्रदान करेंगे तो उसमें क्या होगा? पोषण, ठीक है, उसका स्वास्थ्य में सुधार, एक प्रोत्साहन की स्थिति उसको मिलेगी ना, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक है, उसकी अच्छी स्कूलिंग होगी, बेहतर घर उसको मिलेगा, बेहतर उसको परिवार मिलेगा, स्कूल अच्छा मिलेगा, चिकित्सकीय सुविधाएं मिलेंगी और कम आर्थिक भेदभाव होगा। किस परिवेश में होगा मेरे दोस्तों? तो वो ऐसे परिवेश में होगा जहां पर आपको क्या हो, सभी सुविधाएं अच्छे से प्राप्त हो, एक अनुकूल पर्यावरण, एक अनुकूल वातावरण में आपको चीजें मिले, तो वही तो ये सारी चीजें संभव हो सकेंगी ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आयु, एक व्यक्ति जो बचपन में उज्जवल या नीरस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसा मेरे जैसा व्यक्ति क्या होता है, बचपन में बहुत नीरस था, बहुत निराशावादी था। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने बचपन में रहे हो, भगवान न करे ऐसा हो। ठीक है, आप उज्जवल रहे, मेरी ऐसी कामना है आगे भी चल के उज्जवल रहे। या नीरस होता है वह जीवन भर उज्जवल या नीरस बना रहता है। विकास बुद्धि शुरुआती 20वां कुछ दोस्तों इसमें स्पेल मिस्टेक है। ठीक है, 20वां दशा के माध्यम से जारी रह सकती है। व्यक्ति लगभग 20 वर्षों में अधिकतम 10, हाँ कुछ बेटा इसमें स्पेल मिस्टेक है। ठीक है, उसको हम बाद में क्लियर कर लेंगे, मैं आपको उसको बताता हूं। और 10 वर्षों तक स्थिर रहता है, उसके बाद घट जाता है। कुछ क्षमताओं में स्थिर रहती है जबकि अन्य शारीरिक दक्षता में गिरावट आ जाती है। और यह देखा गया है कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति का मानसिक विकास अधिक तेजी से होता है और मानसिक रूप से कम सक्षम लोगों की तुलना में अधिक समय तक विकसित होता रहता है। तो इसका भी पर्यावरणीय प्रभाव इसमें दोस्तों पड़ता है कि एक व्यक्ति अगर उसको प्रारंभ से ही अच्छा वातावरण मिला, अच्छे संस्कार मिले, अच्छा उसका लालन पालन हुआ, तो वो कैसा होगा बच्चा?
हाँ, वो बच्चा होगा उज्जवल भविष्य वाला होगा कि नहीं होगा? उसके माता पिता क्या होंगे? जागरूक होंगे ना। उसके माता पिता उसके भविष्य को लेकर जागरूक होंगे, उसको अच्छी शिक्षा देंगे, उसको अच्छे से पोषण करेंगे, उसका लालन पालन करेंगे, तो उसका विकास होगा और वो जीवन पर्यंत वही विकास उसका चलता रहेगा। ठीक है। और व्यक्ति यदि नीरस होगा, निराशावादी होगा, बचपन से ही उसने सोच लिया कि नहीं यार लाइफ क्या है, लाइफ मतलब बेकार है, क्यों पैदा हो गए, बस हो गए किसी तरीके से। तो जो व्यक्ति होते हैं, आपके भी आसपास में देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेट करने वाले होते हैं। वो जब पैदा होते हैं ना, वहीं से डिमोटिवेट होना शुरू हो जाता है। जब एक उनका जब जन्म हुआ होगा ना, तो यार सोचते हैं यार क्यों पैदा हो गया यार, अभी नहीं पैदा होना था। ठीक है। तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो नीरसतावादी होते हैं, जिनको मतलब अपने वातावरण में अनुकूलन बनाने में क्या होती है बच्चों, बहुत ही ज्यादा कठिनाई महसूस होती है। ठीक है। हाँ, हाँ, अधिक बुद्धिमान व्यक्ति का मानसिक विकास जो है वो तेजी से होता है, ये तो फैक्ट है, आप सभी जानते हैं। और मानसिक रूप से कम सक्षम लोगों की तुलना में अधिक समय तक विकसित रहता है। तो जो व्यक्ति एक मान लीजिए ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है, ठीक है। ए व्यक्ति का क्या हुआ, अच्छे से लालन पालन हुआ, अच्छा परिवेश मिला, अच्छे से शिक्षा दीक्षा उसकी हुई। तो और ये जो बी व्यक्ति है बहुत ही निराशावादी है, ना अच्छे से इसने पढ़ाई की है और जीवन भर ये मार खाता आया है अपने माँ बाप से। तो क्या बच्चों इस व्यक्ति ए का विकास ज्यादा होगा या व्यक्ति बी का? हाँ, व्यक्ति ए का होगा ना, और जीवन पर्यंत या इससे क्या होगा, सुपीरियर होगा, आगे रहेगा। यही इस पॉइंट में बताया गया है। ठीक है। जाति और राष्ट्रीयता बौद्धिक स्तर का निर्धारण करने के लिए उस दौड़ का एक कारक के रूप में दिखाए जाने के लिए प्रमुख प्रमाण नहीं है। परिवार के बीच मौजूद अंतर पर्यावरण के कारण है। प्रारंभिक वर्षों में प्रशिक्षण के अवसर के कारण दौड़ में भी अंतर आती है। सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि नस्ल के कारण विरासत में मिली हुई बौद्धिक क्षमता भी बहुत कम या कोई अंतर नहीं होती है। मतभेद ज्यादातर प्रशिक्षण और सीखने के अवसरों के कारण, आनुवंशिकता के कारण ही हीन जातियों का विचार सही नहीं है। ठीक है। कहीं कहीं दोस्तों पीपीटी में स्पेल मिस्टेक्स है, ठीक है, तो उसको आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि बहुत लंबी आपको थ्योरी तो लिखनी नहीं, वहां पे फैक्ट जो भी है चीजों को आप अपने दिमाग में बैठाइए, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। तो जाति और राष्ट्रीयता का भी दोस्तों फर्क पड़ता है। राष्ट्रीयता से इन द सेंस एक पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा, आप इंडिया में रहते हो, आप पाकिस्तान में रहते हो, आपका विकास ज्यादा अच्छा कहां पे होगा? खुद बताओ। इंडिया में होगा ना, क्योंकि इंडिया में जो फैसिलिटीज है क्या वो आपको पाकिस्तान में प्रोवाइड होंगी? नहीं होंगी। ठीक है। तो बुद्धि का जो विकास होता है दोस्तों, उस पर राष्ट्रीयता का और जाति का, ठीक है, जाति इन द सेंस इसको हम बहुत ज्यादा कारगर माने ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है। जाति का तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन राष्ट्रीयता का दोस्तों बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि अमेरिका को आप उदाहरण ले लीजिए, तो जो वहां के लोगों की जो बौद्धिक क्षमता होगी, वो क्षमता क्या सीरिया के लोगों से मैच करेगी? क्या अमेरिका के लोगों की बौद्धिक क्षमता क्या सीरिया के लोगों की बौद्धिक क्षमता से मैच करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि साक्षरता दर वहां पे ज्यादा है, ज्यादा विकास है, ज्यादा सुविधाएं हैं, वहां पर प्रशिक्षण शिक्षण की अच्छी सुविधाएं हैं। और सीरिया में क्या है, आए दिन बम ब्लास्ट होते रहते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, दोनों जगह में मिसमैच है। अमेरिका के लोग हमेशा सीरिया के लोगों से क्या होंगे, सुपीरियर होंगे। ठीक है। ये यहां पर बताया गया है। जाति का बहुत ज्यादा प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है। ठीक है। और मैंने ऐसा देखा भी नहीं कि जाति से संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन आया हो जो बुद्धि से रिलेटेड हो। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, चौथा पॉइंट हमारा संस्कृति। संस्कृति का बहुत प्रभाव पड़ता है दोस्तों। बुद्धिमान परीक्षण प्रश्न में उत्तर अत्यधिक सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक व्यक्ति के दृष्टिकोण और क्षमताओं की डिग्री को निर्धारित करेगा। ठीक। इसमें क्या कहता है कि व्यक्ति की सांस्कृतिक जो क्षमता होती है, ठीक है, वो जिस संस्कृति, भारत क्या है हमारा, एक सांस्कृतिक गणराज्य है, विभिन्न प्रकार की यहां पर क्या है, संस्कृतियां हैं। तो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों में हो सकता है कि किसी संस्कृति के अंतर्गत चीजें विभिन्न हो, है ना, हमारी संस्कृति अलग हो, अन्य राज्य की संस्कृति अलग हो। तो ऐसे में क्या होता है, बौद्धिक जो क्षमता है, जो बौद्धिक चीजें हैं, वो क्या हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है ना दोस्तों। ठीक है। तो बौद्धिक क्षमता का सांस्कृतिक एकीकरण पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। संस्कृति हमारी बौद्धिक क्षमता पर बहुत हद तक प्रभाव डालती है दोस्तों। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास। ठीक है। शारीरिक विकास और स्वास्थ्य, बुद्धि पर तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसको आप देखिए ही मत। ठीक है।
इसको आप मत देखिए, मैं आपको बताता हूं। आप एक बात बताइए, अगर आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा, आपका पेट भरा रहेगा, आपका विकास अच्छे से होगा, ठीक है, आपके अंदर कोई भी डिसेबिलिटीज नहीं होंगी, तो आपका क्या होगा, बौद्धिक क्षमता आपकी क्या करेगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ऊपर ही जाएगी ना। तो क्या होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है दोस्तों, वास होता है ना। तो यही यहां पर बताया गया है कि बौद्धिक क्षमता का शारीरिक और स्वास्थ्य पर, दोनों पर क्या होता है, प्रभाव होता है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, आपकी शारीरिक क्षमता जो है वो विकसित रहेगी, आप जीवन पर्यंत कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहेंगे, आप अच्छे से अच्छी अपने आप को डेवलप करेंगे और समाज के साथ क्या करेंगे, अनुकूलन करेंगे। जिस परिवेश में जाएंगे वहां पर क्या होंगे, आप एक एसेट के तौर पर देखे जाएंगे, एक आप समाज उपयोगी तथ्य बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्स यानी कि जेंडर, इसको आप ले सकते हैं जेंडर का, ये भी एक वृहद अवधारणा है दोस्तों, ठीक है। यह एक लोकप्रिय धारणा है कि लड़कों को लड़कियों की तुलना से अधिक बुद्धिमान माना जाता है। भाई मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं, लड़कियां लड़कों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होती है। लड़के क्या होते हैं, लड़के क्या होते हैं दोस्तों, अब मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, मेरे लिए क्या होता है, हर लड़की क्या है, लक्ष्मी का स्वरूप है, हर लक्ष्मी लड़कों से ज्यादा बुद्धिमान है, ऐसा मैं मानता हूं हमारे। लेकिन प्रारंभिक जो हमारी जो इतिहास रहा है उसमें क्या था, लड़कियों के लिए वैसी सुविधाएं नहीं थी, लड़कियों के लिए वो सब सुविधाएं नहीं उपलब्ध थी जो लड़कों के लिए थी, ठीक है। बहुत सारी बाउंडेशंस थी, बहुत सारी रुकावटें थी, तो उसका क्या हुआ, प्रभाव पड़ा ना। लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है, लड़का और लड़की दोनों क्या है, एक समान है। तो इसके अंतर्गत क्या लिखा गया है, यह एक लोकप्रिय धारणा है कि लड़कों को लड़कियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान माना जाता है। मैं नहीं मानता, लोकप्रिय नहीं है यार, बिल्कुल नहीं, यह गंदी अवधारणा है। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आता है दोस्तों कि लड़कियां लड़कों की तुलना में कम हैं, ठीक है, ये क्या है, तो ये क्या है, रूढ़िवादिता। इसको क्या कहते हैं, जेंडर बायसनेस भी इसे इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश वाले टर्म को देख लीजिएगा, जेंडर बायसनेस। और इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो वो ये आता है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में कमजोर होती हैं, उनकी बुद्धि कम होती है, तो ये क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है। पहले तो आता था जेंडर रूढ़िवादिता है, लेकिन आजकल जो आंसर जो एनसी आता है इसके अंतर्गत ऐसा मिथ आता है कि लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों की तुलना में क्या होती है दोस्तों, कमजोर होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है, ऐसा हमें नहीं मानना है और ऐसा आजकल होता भी नहीं है, ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट क्या आता है, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां। प्रारंभिक विकासात्मक वर्षों में घर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, बिल्कुल निभाता था भाई। घर की स्थिति व्यवहार के रवैये पर प्रभाव डालती थी। वित्तीय स्थितियां या माता पिता, पड़ोस और पर्यावरण की स्थिति भी बुद्धि को प्रभावित करती थी, लेकिन उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण मानसिक रूप से दोषपूर्ण लोग, कमजोर दिमाग वाले, जिन व्यक्तियों का IQ 70 से कम होता है, उन्हें मानसिक रूप से दोषपूर्ण या कमजोर दिमाग वाले लोगों को कहा जाता है, या मनोभ्रंश या मन के भाग्य से पीड़ित होते हैं, ठीक है दोस्तों। सामाजिक और आर्थिक स्थितियां भी बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करती हैं। अगर आपके पास अच्छे एसेट्स होंगे, आपके पास अच्छे सुविधाएं होंगी, तो आपका विकास तो बहुत अच्छे से होगा ना। हाँ, लेकिन हमारा जो देश है वो क्या है, विकासशील देश है। अक्सर यहां पर क्या देखने को मिलता है कि आधी से अधिक जनसंख्या क्या है, गरीबी रेखा से नीचे वास करती है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, बौद्धिक क्षमता बहुत हद तक प्रभावित होती है, क्योंकि सभी माँ बाप आजकल चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़ाएं, है ना, उनको वो सारी सुविधाएं दें। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, अर्थ चाहिए ना, पैसा चाहिए उसके लिए। तो सबके पास क्या पैसा एक समान रूप से अवेलेबल है क्या, नहीं है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक स्थितियां भी बच्चों के बौद्धिक क्षमता पर प्रभाव डालती है। सामाजिक स्थितियां कैसे डालती हैं दोस्तों, तो आपके जो घर का वातावरण होगा, ठीक है, अगर आपके माता पिता सपोर्टिंग होंगे, आपके घर में अच्छे संस्कार होंगे, दादा दादी जी होंगे, आपके परिवार बड़ा परिवार होगा या छोटा परिवार होगा, आपको घर में अच्छे संस्कार मिलेंगे, तो बहुत हद तक क्या होगा, आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छे से विकसित होगी।
होगी ना। और अगर आपके घर में क्या कहते हैं डेली लड़ाई झगड़ा होगा या डेली मारपीट होगी, भगवान न करे ऐसा किसी के घर में भी हो, तो क्या आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छे घर वाले लोगों के समान हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो यही यहां पर बताया गया दोस्तों कि सामाजिक और आर्थिक स्थितियां भी क्या करती हैं, बौद्धिक क्षमता के विकास पर अपना प्रभाव डालती हैं। तो ठीक है दोस्तों। हाँ, तो आज की क्लास में दोस्तों हम अपने टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में आपने एक चीज देखी होगी बच्चों, बार बार एक टर्म आया था। क्या आया था? आईक्यू, है ना। आईक्यू बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। मुझे जहां तक अंदाजा है कि आपके दिमाग में भी आएगा, सर ये आईक्यू है क्या? ठीक है, आईक्यू क्या है? बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक को मैं आपको क्लियर करूंगा आपकी नेक्स्ट क्लास में। हाँ दोस्तों, हो सकता है कि ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो, है ना। आप अभी नए होगे, अभी आप बीएड कर रहे होगे या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे होगे, तो हो सकता है आपको क्लास लंबी लगे। लेकिन क्या है ना दोस्तों कि हमारा जो सिलेबस है वो इतना बड़ा है, हम उसको कितना भी काटे छांटे तो हम इससे छोटा दोस्तों नहीं कर सकते, है ना। तो आप क्या करिए, इन सब चीजों को पढ़िए, और जब तक आप देर तक पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे, आप सोचेंगे हम 10 से 15 मिनट में चीजों को खत्म करें, तो दोस्तों अच्छे अंक ऐसे नहीं आते। ठीक है। अरे यार, सोना भी होता है, सोना भी जो होता है, जो गहना, सोने वाला सोना नहीं, जो गहना होता है उसको घिसा जाता है, पहले सोने को तपाया जाता है, तब जाके सोना बनता है ना। ऐसे सोना नहीं बन जाता है। तो दोस्तों थोड़ी सी लंबी वीडियो जरूर है, आप लोग देखिएगा, 2 बार देखिएगा। मैंने ये नहीं कहता कि आप एक ही बार में पूरा देखिए, 2 बार में देखिए, चीजों को समझिए, और जो चीज आपको समझ में ना आए वो मुझसे पूछिए। कल की क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा दोस्तों, तो कल की क्लास में जो टॉपिक होगा वो होगा बुद्धि के 9 प्रकार। भैया 9 प्रकार की बुद्धियां होती है, वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, और उसके साथ आपको आईक्यू क्या होता है और आईक्यू का कैलकुलेशन, आईक्यू की गणना कैसे की जाती है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो जाइए, खाइए, पीजिए, आराम करिए, और उसके बाद मेरी वीडियो देखिएगा। जो चीज आपको समझ में ना आए आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।